हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लगातार हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं एग्रोनॉमी के और 2024 के पेपर का ये पार्ट थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड में हमने 2020 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 40 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें और 4 पार्ट में हमारा जो पीवाईक्यू है 24 का उसको हम कंप्लीट कर सकें। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको दिया था कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्पेसीज से है, हमारी जो भी क्रॉप्स है उनकी। यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीनस ऑफ पेनिसिटम एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ 1934। तो हम लोग जानते हैं कि जो सोरगम का बोटेनिकल नेम है सोरगम बाइकलर, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बाइकलर होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका होता है? सोरगम का होता है। ओके, तो ये जो तीन हमें दिखाई दे रहे हैं ये तीनों किसके हैं? ये तीनों पल्मिलेट के हो गए, और जो 4 जो कि हमें आ रहा है कि ये सोरगम का है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस से हमारा कहाँ से है? वाटर मैनेजमेंट से है। और जो ये थर्ड न्यूमेरिकल अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए राइस क्रॉप ऑफ 5 हेक्टेयर एरिया वाज इरीगेटेड। कितना एरिया दे रखा है? 5 हेक्टेयर एरिया दिया है। ठीक है भाई, इरीगेटेड 10 टाइम्स विद 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पर इरीगेशन। मतलब पर इरीगेशन कितना दिया हमने? 5 सेंटीमीटर दिया। तो ये बोला है 10 टाइम्स अगर हमने इरीगेशन किया तो कंप्लीट कितना इरीगेशन हो गया? 5 इंटू 10 हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। मतलब 50 सेंटीमीटर हमने वाटर अप्लाई कर दिया। कितना एरिया के अंदर किया ये हमने? ये हमने किया 5 हेक्टेयर एरिया में। चलो ठीक है, अच्छी बात है ये तो। अब क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड इन क्यूबिक मीटर। देखो यहाँ पे क्यूबिक मीटर में पूछ लिया। पहले भी मैं आपको यूनिट कन्वर्जन करा चुका हूँ किस प्रकार से जो इरिगेशन के हमारे न्यूमेरिकल आते हैं उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हेक्टेयर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो सेंटीमीटर और हेक्टेयर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 50 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 250 हेक्टेयर सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है हमारा, हेक्टेयर को हमें मीटर स्क्वायर में करना है और सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 250 इंटू 10,000, 10,000 हो गया हमारा, मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1/100 मीटर। क्लियर। तो सेंटीमीटर की जगह अपन 1/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए। कितना बचा हमारा? 2500। कितना? जो 2500 जो हमारा है, 25,000, सॉरी 2500 नहीं, 25,000 जो है, एक और जीरो है यहाँ पे, 25,000, 25,000 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो 25,000 कहाँ पे? ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप डायरेक्टली भी हमने जब यहाँ पे कन्वर्ट किया था तभी हमें पता चल गया था कि 25 से स्टार्टिंग होगा हमारा आंसर। तो आप डायरेक्टली भी इसको करेक्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेराइटी का है। वेराइटी के 2024 में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? BSH169 एंड HBL113 आर द वेराइटी ऑफ। ये कौन सी क्रॉप की वेराइटी है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा बार्ले, पल्मिलेट, सोरगम और मेज। मैं आप सभी को बता दूं ये जो दोनों वेराइटी है हमारी, वो हमारी कौन सी क्रॉप की है? वो है बार्ले की। इसके अलावा भी जो अदर वेराइटीज़ है बार्ले की वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है और आगे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। यहाँ पे हम कुछ वेराइटीज़ देखेंगे। पहले हम सबसे पहले देखते हैं हस्कलेस। देखो बार्ले के अंदर क्या होता है, जैसे हम गेहूं की बात करते हैं तो वीट के अंदर तो हमारा जो हस्क है वो रिमूव हो जाता है, बट बार्ले के अंदर वो रिमूव नहीं होता। तो कुछ हस्कलेस वेराइटीज हमारी डेवलप की गई। कौन सी? एक तो डोलमा और एक करण 169, वो करण 16, ये दोनों आप वेराइटीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम सब जानते हैं कि बार्ले को क्या प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जाता है? बियर के लिए। तो बियर के लिए कौन सी वेराइटी है? अगर हमें जो भी हम ग्रो कर रहे हैं बार्ले, अगर उसको कॉमर्शियली हमें बियर प्रोडक्शन के लिए देना है या फिर कोई भी बियर की इंडस्ट्री है वो परचेज करना चाहेगी, तो उनकी हमेशा प्रायोरिटी कौन सी वेराइटीज़ की रहेगी? एक वेराइटी हमारी क्लीपर। जो क्लीपर जो वेराइटी है हमारी, ये एक अमेरिकन वेराइटी है हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी वेराइटी इंपॉर्टेंट है किसके लिए?
माल्ट एंड बियर प्रोडक्शन के लिए। हमें पता है कि बार्ले जो हमारी वो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। उसके अलावा भी कुछ सेलाइन कंडीशंस में ग्रो करने के लिए और भी ट्रेड को मिक्स करके और भी वैरायटी डेवलप की गई। तो यहाँ पे साल्ट सेलाइन कंडीशन के लिए कौन कौन सी वैरायटी है, रत्ना, BL2, RD 2552। जो भी RD से वैरायटीज हमारी स्टार्ट हो रही है वो हमारा राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रारी दुर्गापुरा है, जयपुर में एक इंस्टीट्यूट है। SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है, वहाँ से डेवलप की गई थी जितनी भी RD से वैरायटी स्टार्ट होती है। और जयपुर के अंदर हम बात करें, अगर स्पेशली राजस्थान की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा हमारे बार्ले का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। और ये BL2 वाली जो वैरायटी है वो हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि BL2 है वो कौन सी क्रॉप की वैरायटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बार्ले के अंदर एक प्रॉब्लम होती है निमेटोड की, जिसको कि मोलिया निमेटोड हम बोलते हैं। और ये जो हमारी डिजीज़ है वो सबसे पहले 1958 में मोलिया निमेटोड जो डिजीज़ है वो 1958 में वासुदेवा नाम से एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? वासुदेवा। उन्होंने ये सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे किया था? नीम का थाना सीकर में। कहाँ पे किया था? राजस्थान में ही सीकर के अंदर, जो हमारा सीकर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक लोकेशन है नीम का थाना, वहाँ पे इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। किसके द्वारा? वासुदेवा के द्वारा 1958 में। ये भी आप याद रखना। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है हमारा हेटेरोडेरा एविनी जो निमेटोड है उसकी वजह से ये डिजीज होती है हमारी। और इसके रेजिस्टेंस में कुछ वेराइटीज डेवलप की गई। कौन कौन सी? RD 2052, RD 2035 और राज किरण यानी कि RD 387। ये वेराइटीज भी हमारी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारी बार्ली जो क्रॉप है वो सेलाइन कंडीशन में ग्रो होती है, बट सोचने वाली बात है कि दूसरी हमारी क्रॉप नहीं हो पाती है और बार्ली ही क्यों हो पाती है? इसके अंदर ऐसी कौन सी मैकेनिज्म पाई जाती है? तो अगर हम बार्ले की बात करते हैं तो बार्ले के अंदर हमें देखने को मिलता है साल्ट एक्सक्लूजन। बोले ये क्या होता है सर? एक्सक्लूजन का मतलब है कि जब बार्ले को हम ग्रो करेंगे वहां पे साल्ट तो प्रेजेंट है हमारे सोल्यूबल फॉर्म में, और जैसे ही वो वाटर के साथ सोल्यूबलाइज होंगे वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारा बार्ले है उसकी जो रूट्स होती है वहाँ पे बार्ले के अंदर ऐसा करेक्टर पाया जाता है जिसकी वजह से वो सिलेक्टिव सोल्ट्स को ही अंदर लेता है। सिलेक्टिव मतलब जो हमारे यूजफुल होंगे, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट है, जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम को तो वो अंदर ले लेगा, लेकिन जब सोडियम आएगा वहाँ पे या क्लोरीन जो हमारे आएंगे तो जो एक्सेस अमाउंट में आएंगे तो उनको वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। मतलब साल्ट एक्सक्लूजन नाम की हमारी मैकेनिज्म पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बार्ले जो है वो सेलाइन कंडीशन में क्यों ग्रो होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है हमारा साल्ट एक्सक्लूजन। नेक्स्ट, उसी प्रकार से 2-3 और मैकेनिज्म हमारी होती है जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो क्रॉप है हम सेलाइन कंडीशन में जो ग्रो होती है। एक और मैकेनिज्म पाई जाती है वो है हमारी साल्ट एक्सक्रीशन। साल्ट एक्सक्रीशन जो है हमारी साल्ट बुश नाम से एक हमारा एट्रिप्लेक्स स्पीसीज नाम से एक हमारा हम बोल सकते हैं एक हमारी स्पीसीज होती है, उसके अंदर साल्ट एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। ये एब्जॉर्ब तो कर लेगी हमारे एक्स्ट्रा साल्ट को, लेकिन उसके बाद में क्या कर देगी, जो लीव्स होती है हमारी, इसकी पत्तियां होती है, उसके थ्रू क्या कर देती है? एक्सक्रीट कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है साल्ट को। उसी को हम बोलते हैं साल्ट एक्सक्रीशन। एक पाया जाता है हमारा साल्ट डाइल्यूशन मैकेनिज्म। साल्ट डाइल्यूशन हमें देखने को मिलता है सेस्पेनिया एकुलाटा है हमारा, जिसको कि हम डेचा भी बोलते हैं। डेचा के अंदर हमें साल्ट डाइल्यूशन, इसमें क्या होगा, हमें पता है कि डेचा एक हम किसके लिए ग्रो करते हैं? ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए। और एक फास्ट ग्रोइंग हमारा क्या है? प्लांट है। डेचा में जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद में क्या है, ये बहुत तेज ग्रो करता है, मतलब फास्ट ग्रो करेगा। उसकी वजह से क्या है, इसमें डाइल्यूशन हो जाएगा, मतलब साल्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत तेज हो रही है जिसकी वजह से वो डाइल्यूट हो जाएंगे, मतलब उतना अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है हमारे प्लांट के अंदर उनको अफेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। एक और हमारी जो मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू जो सेलाइन कंडीशन में हमारे प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं वो है ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ये हमें देखने को मिलती है शुगर बीट में। शुगर बीट में क्या होता है कि हमारे साल्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए, जैसे हमने नाम सुना होगा, 2-3 हमारी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे प्रोलीन हो गई, बीटेन हो गई, उनका क्या करता है? प्लांट फॉर्मेशन करता है। अब वो फॉर्मेशन होगा तो वो जो साल्ट हमारा आएगा उसको ये क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि साल्ट एक्सक्रीजन हमें किसमें देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमारे साल्ट ब्रश यानी कि एट्रिप्लेक्स स्पीसीज में। साल्ट डाइल्यूशन हमें देखने को मिलता है सेस्पेनिया एकुलाटा में। साल्ट एक्सक्लूजन हमें बार्ले में देखने को मिलता है, और ऑस्मोटिक जो रेगुलेशन है वो हमें देखने को मिलता है शुगर बीट के अंदर। तो ये डायरेक्टली आप याद रख लेना, आगे वाली जो एग्जाम्स है उनमें एक क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से वेराइटी से। यहाँ पे किसकी वेराइटी पूछी गई है? हमारे मेज के जो है अलग अलग यहाँ पे कौन दिए हुए हैं, मतलब
हमें पता है कि मेज के अंदर एक हमारा बेबी कॉर्न होता है, पॉपकॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न होता है, उसके अलावा हमारा फोडर के लिए भी हम मेज को ग्रो करते हैं। तो जो पिरिया जो वेराइटी है, पिरिया बेटा कौन सी वेराइटी? पिरिया। तो पिरिया किसकी वेराइटी है? पिरिया है हमारी स्वीट कॉर्न की, मतलब जो कॉर्न हमारा जो हम बोल सकते हैं टेस्ट में स्वीट होता है उसकी ये वेराइटी है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और यहाँ पे एडिशनल आपको चीज बताना चाहूंगा। जो हमारा इसके अंदर तीन है, बेबी कॉर्न हो गया हमारा, एक हो गया स्वीट कॉर्न हो गया, एक हो गया पॉपकॉर्न। इनकी जो सीड रेट है, इनकी जो सीड रेट है वो आप किस प्रकार से याद कर सकते हो, क्योंकि इनकी सीड रेट भी क्या है हमारी इंपॉर्टेंट है। इनकी सीड रेट को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, बीपीएस। क्या याद रख सकते हो? बीपीएस। बीपीएस को किस प्रकार से याद रखना है, इस साइड से हमें स्टार्ट करना लिखना। जो एस यानी स्वीट कॉर्न की जो हमारी सीड रेट होगी वो होगी 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। कितनी होगी? 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। जो पी पॉपकॉर्न होगी उसकी होगी हमारी 10 to 12 kg पर हेक्टेयर, 10 to 12 kg पर हेक्टेयर। और जो बेबी कॉर्न होगी हमारी उसकी सीड रेट होती है हमारी 25 kg पर हेक्टेयर। क्लियर? तो एक ऑर्डर से आप इसको याद रख सकें, बीपीएस, और एस से आप स्टार्ट करना 8 to 10, 10 to 12, और एस बी मतलब बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न की कितनी होगी हमारी 25 kg पर हेक्टेयर। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे भी हमारा एक और मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा डेंट कॉर्न होता है, फ्लिंट कॉर्न होता है, उनका क्या नाम होता है, साइंटिफिक नेम, जिनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल से। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमारे को दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है वो हमारा बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल के रिगार्डिंग जो है वो हमारा करेक्ट है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। इट इज इको फ्रेंडली। बिल्कुल, बायोलॉजिकल अगर नाम आ रहा है तो इको फ्रेंडली तो है बिल्कुल। बिकॉज ऑफ नो पोल्यूशन, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि केमिकल्स हम जब अप्लाई करते हैं हेर्बिसाइड तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूट करते हैं हमारी लैंड को, वो पोल्यूट करते हैं वाटर को, वो पोल्यूट करते हैं। तो हमारा बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल से किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है। बोले बिल्कुल, ये तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? इट इज लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब देखना, मतलब लंबे समय के लिए हम बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल को यूज में लेके और हम हमारा जो भी वीड है उनको सप्रेस कर सकते हैं। क्या ये सही है या नहीं, देखते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्लो एक्शन। भाई जब एक्शन ही स्लो है, भाई जब काम ही धीरे कर रहा है तो कैसे लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है? हो सकता है क्या लॉन्ग लास्टिंग? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। ए पर्टिकुलर वीड कैन बी कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया। मतलब कोई भी जो हमारा वीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन, कहाँ पे? इनएक्सेसिबल, मतलब कितने भी बड़े एरिया के अंदर क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बोले ये स्टेटमेंट अभी देखते हैं, मतलब इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, इट कैन लीड टू 100% कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर वीड। 100% तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते इससे। 100% क्या कंट्रोल कर सकते हैं क्या? 100% कंट्रोल नहीं कर सकते इससे। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल जो वीड कंट्रोल है उसका प्रिंसिपल ही ये बोलता है कि ये केवल जो हमारी पॉपुलेशन है, वीड पॉपुलेशन, उसको कम करने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है। ये कभी भी 100% उसको कंट्रोल नहीं करता है, ये उसको सप्रेस करता है ताकि हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल को हम जितने भी हमारे इंट्रोड्यूस वीड है जो हमारे किसी दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में आए थे उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं ये मेथड। तो 100% कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। मतलब बी और डी तो हमारा बिल्कुल नहीं आ सकता। जिसमें बी और डी है उसको तो हम क्या कर देंगे, पहले ही क्रॉस कर देंगे। अब बचा हमारा थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। मतलब लास्ट स्टेटमेंट में हम पढ़ लेते हैं, इट इज इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन। हाँ इकोनॉमिकल तो है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, एक बार हमने इंट्रोड्यूस करा दिया किसी भी प्रकार का, मान लो इंसेक्ट है, अगर हमें पार्थेनियम को कंट्रोल करना है तो वहां पे हम क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो हमारी मैक्सिकन बीटल है जाइगोक्रामा बाइकलराटा, तो उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो उसके बाद में क्या है, हमें बार बार उसको वहां पे अप्लाई नहीं करना, मतलब इकोनॉमिकल है ये मेथड। तो हमारा ई भी क्या होगा, करेक्ट होगा, हमारा सी स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा और हमारा ए जो है स्टेटमेंट वो भी करेक्ट होगा। ए पर्टिकुलर वीड कैन बी कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरिया, क्योंकि ये केवल एक सिंगल वीड के लिए हम यूज में लेते हैं, इसकी वजह से सी स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा। कई बार क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना जिसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। हमें 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, बट हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में ये ध्यान देना है कि कौन सा बिल्कुल ही नहीं होगा, कि ये तो आएगा ही नहीं, जिसमें आप 100% श्योर हो, पहले उन ऑप्शन को एक्सक्लूड करो।
जैसे आप उनको बाहर रिमूव कर दोगे उसके बाद में आपका जो आंसर है, अगर आपका थोड़ा बहुत डाउट भी होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी से है। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन इन C4 प्लांट। जो C4 हमारे प्लांट होते हैं उसमें कौन सा हमारा एंजाइम है जो कि CO2 फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो CO2 को फिक्स करने में मदद करता है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें दो हमारी रिएक्शन होती है, दो स्टेप में उसको डिवाइड करते हैं। एक हो गई हमारी पहले लाइट रिएक्शन, दूसरी होगी डार्क। ओके, जो हमारी लाइट रिएक्शन है उसका मेन जो एम होता है हमारा वो है एटीपी का प्रोडक्शन करना। क्या करना? एटीपी का प्रोडक्शन करना। इसके अंदर हमारा फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उस एटीपी को हम यूज में लेते हैं आगे हमारे काम करने के लिए। जो सेकंड डार्क रिएक्शन है उसके अंदर हमारा क्या होगा, जो मेन हमारा प्रोडक्ट है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का, उसका फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर। तो जब डार्क रिएक्शन होती है तो C3 और C4 के अंदर क्या चलती है? हमारी कंप्लीट साइकिल चलती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि C4 के अंदर जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, उसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए जो हमारा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ओके, मतलब पेप कार्बोक्सिलेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? उसको पेप कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन देखो, फोस्फोइनोल को देखो एग्जामिनर ने क्या कर दिया, यहाँ पे फोस्फोफिनोल कर दिया, बस इतना सही है। अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया, आपने अगर थोड़ा बहुत भी एक बार केवल देखा है, तो आप हो सकता है इन दोनों ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो जाओ। तो इसीलिए कोई भी चीज को आप याद कर रहे हो बहुत अच्छे से याद करो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे तो आप उसको गलत चूज कर लोगे, तो ये कोई भी आंसर नहीं होगा। बात कर लेते हैं C3 के अंदर। अगर C3 की हम बात करते हैं कि C3 के अंदर जो है हमारा अगर CO2 फिक्सेशन होगा तो उसमें कौन सा जो हमारा एंजाइम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है हमारा रूबिस्को। कौन सा होता है? रूबिस्को होता है, रूबिस्को। ओके, रूबिस्को की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट हम इसको बोलते हैं, और कार्बोक्सिलेज लास्ट में हमारा आ जाएगा। रूबिस्को आपको याद रखना है। जो रूबिस्को है उसकी एक और खास बात है, एक बार स्टेटमेंट आया था और कई बार ही आता है, जो हमारा रूबिस्को जो एंजाइम है उसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज्यादा होती है या O2 के लिए? तो ये CO2 के लिए ज्यादा होती है, CO2 के लिए। मतलब अगर O2 और CO2 दोनों प्रेजेंट होंगे ना तो ये किसके साथ फिक्सेशन करेगा? CO2 के साथ। अगर CO2 की कंसेंट्रेशन गलती से भी कम हो गई हमारे सेल के अंदर तो भाई साहब किसके साथ संबंध बना लेंगे? ऑक्सीजन के साथ। अगर रूबिस्को ने ऑक्सीजन के साथ संबंध बना लिया मतलब गलती हो गई। अब कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिर फोटो रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन, जो कि हमारा क्या है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस। मतलब ये हमारे प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, ये जो हमारे प्लांट की जो एनर्जी है उसको क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C2 साइकिल भी। तो ये फोटो जो रेस्पिरेशन है वो हमारा वेस्टफुल प्रोसेस है, ये भी आप याद रखना। ओके, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी फिजियोलॉजी से है। अब ये देख रहे होंगे कम से कम, अगर मैंने अभी तक जो क्वेश्चन सोल्व कराए उसमें ऑलरेडी 5 से 7 क्वेश्चन ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी के आ चुके हैं, और अभी तक तो पेपर के केवल हम 50 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि एज ए एग्रोनॉमिस्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारा फिजियोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो कंप्लीट हमारी जो भी इल्ड आएगी, अगर हमें इल्ड को इंक्रीज करना है तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको फिजियोलॉजी आना वैसे भी जरूरी है। क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट वाज गिवन बाय। मतलब यहाँ पे किससे आया क्वेश्चन? हमारे साइंटिस्ट के नाम से आया कि किन्होंने जो है हमारी इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी दी थी। देखो, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी जो थी हमारी, वो जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूट, जैसे हमने पहले एक थ्योरी बात की थी अभी हमने, जिसमें सिम प्लास्टिक लोडिंग देखा था, किस प्रकार से जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज की भी हम बात कर सकते हैं, जो ट्रांसफर होता है, या फिर कोई दूसरे भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट होते हैं जो हमारे प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या बहुत सारी थ्योरी आई थी। उसके बाद में तो जो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो थ्योरी जो एक्सेप्टेबल है, जो हमारी प्रेशर पंप थ्योरी है, उसी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है। इससे पहले इलेक्ट्रोऑस्मोसिस थ्योरी आई थी। यहाँ पे तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, फेंसम एंड स्पेनर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1938 में। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो हमारा पोटाशियम है, जो हमारा पोटेशियम है ना, पोटेशियम, इस पोटेशियम की वजह से क्या है, एक इलेक्ट्रिक, मतलब वहाँ पे हम फॉर्मेशन होता है हमारे प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे सोल्यूट्स है
वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बोल सकते हैं, एक फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है जिसकी वजह से, वो किसकी वजह से होता है? उन्होंने बोला था कि ये पोटाशियम की वजह से होता है, लेकिन इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। इसके एविडेंस नहीं मिले उतने, इसकी वजह से इसे बाद में रिजेक्ट किया और इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट आपको याद रखना है कि ये दी किसने थी? तो ये दी थी हमारे फेंसम एंड स्पेनर ने। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ओट हैज ए प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ 80%। मतलब जो ओट की हमारी प्रोटीन होती है उसमें 80% कंपोजिशन कौन सी प्रोटीन का होता है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ओडेनिन, ग्लूटेलिन, जीन और ग्लिएडिन। बट इस क्वेश्चन को बाद में जो हमारा एनटीए है उसने इस क्वेश्चन को रिमूव कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर जो इसका आंसर होगा वो चारों ऑप्शन ही नहीं है, चारों ही इसके ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इसके अंदर कौन सी जो प्रोटीन है वो 80% कंपोजिशन रखती है हमारे ओट के अंदर, वो है हमारी ग्लोब्यूलिन। कौन सी है? ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है हमारी वो 80% कंट्रीब्यूशन रखती है, कंपोजिशन रखती है किसके अंदर? ओट के अंदर। हम जानते हैं कि प्रोटीन कंटेंट जो है सबसे ज़्यादा हमारे लेग्यूम्स में होता है, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारी सीरियल्स है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में 8 to 10% हम एवरेज बोल सकते हैं, 8 to 10% तक हमारा प्रोटीन पाया जाता है। और इन प्रोटीन का क्या है, कुछ नोमेनक्लेचर किया गया, कुछ नाम दिया गया उनको कि कौन सी प्रोटीन है। क्योंकि अब जैसे जो गेहूं है हमारा, केवल उसी की रोटी हम आसानी से क्यों उसको, मतलब वो इलास्टिसिटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारी ग्लूटेलिन जो प्रोटीन होती है वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारी ग्लूटीन प्रोटीन होती है उसी की वजह से तो जो उसके अंदर जो है इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कि कौन कौन सी क्रॉप में कौन कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है। जो हमारा वीट है, वीट के अंदर कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है हमें? ग्लिएडिन एंड ग्लूटेनिन। याद रखना दोनों, केवल ग्लूटेनिन वहां पे आए तो आप इसी को चूज मत करना। ग्लिएडिन जो है वो भी हमारी प्रोटीन हमें वीट में देखने को मिलती है। जो हमारा बार्ले है, जो जिसकी हम बात करते हैं, बार्ले के अंदर कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है? इसके नाम से आ रहा है, होडियम वल्गेर इसका साइंटिफिक नेम आता है, होडीन। होडीन जो हमारी प्रोटीन है वो बार्ले में हमें देखने को मिलती है। जो राई है हमारी, राई जो क्रॉप है जिसको यूज में हमने लिया था ट्रिटिकेल के फॉर्मेशन में, उस राई में कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है? सेकालिन, सेकेलिन। सेकेलिन जो प्रोटीन है वो राई में देखने को मिलती है। मेज में हमें जीन प्रोटीन देखने को मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेज की प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोरगम में हमें केफ्रीन प्रोटीन देखने को मिलती है। कौन सी? केफ्रीन जो प्रोटीन है वो हमें सोरगम में देखने को मिलती है। जो ओट है उसमें ग्लोबुलिन के साथ साथ एवेनिन प्रोटीन भी देखने को मिलती है हमें। कौन सी? एवेनिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन एंड बीटा कॉनग्लाइसिनिन हमें देखने को मिलती है, ग्लाइसिनिन एंड बीटा कॉनग्लाइसिनिन प्रोटीन देखने को मिलती है। जितने भी हमारे पी है या फिर लेंटिल है उनके अंदर कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है हमें? लेग्यूमिन एंड विसिलिन। कौन सी? लेग्यूमिन एंड विसिलिन प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। इनको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, आगे भी हो सकता है अगर ओट में पूछा तो इस बार मेज में पूछ सकता है, इस बार बार्ले में पूछ सकता है या किसी दूसरी क्रॉप में पूछ सकता है। तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये आप जरूर नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोइल साइंस से और मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगा आपके आदरणीय प्रिय गुरुजी सुधीर सर को। तो सर कंटिन्यू कीजिए। ओके गाइस, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। थैंक यू रोहित सर। रोहित सर कम ही मौके पे किसी और को इनवाइट करते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। असर्शन और रीजन, और असर्शन और रीजन क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ फुल टॉस क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान, आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहता है, समझ लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड, आप अपने आप ही समझ जाओगे। देखते हैं पहला, हाई सोडियम कंसंट्रेशन इन इरिगेशन वाटर में रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द रूट सिस्टम। अच्छा सर, इसमें मेरे को कुछ ज्यादा लिखना है तो मैं कहाँ से लिखूंगा बताना जरा। इसमें क्या? मुझे अलग से एक पेज चाहिए, समझो। एक मिनट, क्योंकि लिखे बिना ना बच्चे मानते नहीं है। सिलेक्ट वाला करना होगा। आप बताते रहो ना सोडियम क्या चीज है ये। हाँ ये क्या पता? देखो, ये जो चीज है ना, सोडियम आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर रहा है। वो कैसे कर सकता है पता है? अब आप सोचो कि सोडियम क्या है, एक मोनोवेलेंट कैटाइन है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब सोडियम मोनोवेलेंट कैटाइन है, लेकिन इसकी हाइड्रेटेड साइज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये आपका जो सोडियम है, ये क्या है ना, वो अपनी गली में जो कुत्ता भी शेर होता है, ये वाली कहानी है इसके साथ, कि जब इसके साथ पानी आ जाएगा ना, जब ये पानी के साथ मिल जाएगा
तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है शेर, इतना बड़ा बन जाता है, अपनी साइज से लगभग 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब समझो हमारी ये कोई सॉइल है, ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं समझो। अब इसको अपन सोडिक सॉइल अगर माने तो समझो ये सोडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सोडियम के पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही आपने इरिगेशन दिया, अब आपने तो दे दिया इरिगेशन कि यार ठीक है मैं तो इरिगेशन दे देता हूं, पानी अच्छा होगा, लेकिन इस कंडीशन में जब ये हाइड्रेटेड साइज बड़ी हो जाएगी तब यही जो सोडियम है ये इतना बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना, हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर, सही बोल रहे हो, अभी तक तो आप, इसकी हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगी तो बड़ा हो जाएगा। अब एक जगह बताओ, जब आपके कमरे में आपको मैंने फिट करके 10 बंदे बैठाए हैं, आप पहले से ऐसे ऐसे खड़े हो ऐसे, अब आप ऐसे अचानक मैं उनको ऐसी मात्रा कुछ दे दूंगा कि वो रोहिताज सर जैसे ज्यादा ही वेट गेन कर लेंगे, फिर क्या होगा, फिर वो होगा कि एक दूसरे से रिपेल करेंगे, इतना रिपेल करेंगे कि वो डिस्पर्स हो जाएगी सॉइल, और इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को अपन बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जैसे ही होगा ना, वैसे क्या होगा, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। जैसे आपकी रोहित सर थोड़े ऑफेंड हो गए, कोई बात नहीं, आपकी जो डिस्पर्जन प्रॉपर्टी, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे उसकी एरोबिक, जो आपका एयर, आपकी जो एयर फ्लो हो रही है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज खराब हो जाएगी, और इस खराब होने की वजह से आपकी जो सॉइल है उसको भी अपन बोलते हैं कि ये फिजिकल कंडीशन इसकी पुअर हो जाएगी, और इसका रीजन यही है कि हाइड्रेटेड साइज में ये एक्सपेंड हो जाएगा, अपनी साइज से 2.5 गुना कर लेगा। तो दैट इज वाई जो अपना असर्शन था वो तो सही है, ठीक है। अब सर कहां गया अपना, ओके, तो ये वाला जो असर्शन है वो तो सही हो जाएगा, हाई सोडियम कंसंट्रेशन इरिगेशन वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देगा बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन। क्या ये इसका रीजन लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है, देखते हैं। हाई सोडियम कंटेंट इन द इरिगेशन वाटर कॉजेज फ्लोकुलेशन। अरे भैया मैं तो डिस्पर्जन पढ़ा रहा हूं, फ्लोकुलेशन तो आपने बोल दिया कि अच्छी चीज है। नहीं नहीं नहीं, सोडियम कंसंट्रेशन कभी भी फ्लोकुलेशन नहीं करेगी। यहां देखो, मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि आपको असर्शन और रीजन से आईसीआर एग्जाम्स में एक पर्टिकुलर लेटर, एक पर्टिकुलर शब्द से फंसाएंगे वो लोग, लेकिन आपको तो फंसना नहीं है, क्योंकि आप हो जिम्मेदार और आप हो रेस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट। तो आपके पास ये अच्छा मौका है कि फ्लोकुलेशन बिल्कुल नहीं, वो डिस्पर्जन कोज करता है। तो आपका ये स्टेटमेंट हो गया गलत। फ्लोकुलेशन कौन करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो बेसिक कैटायंस है आपके पास वो करते हैं, क्योंकि उनकी हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो ज्यादा स्वेल नहीं होंगे, और स्वेल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे भाई लोग, वो फ्लोकुलेशन कोज करेंगे, और फ्लोकुलेशन कोज होगा तो जो आपके क्ले पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से ज्यादा बाइंडिंग करेंगे, और वो ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है, ना कि डिग्रेड करता है। दैट इज व्हाई असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आई होप कि इससे रिलेटेड आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। सर जैसे आपने बताया कि इसकी जो फिजिकल कंडीशन है हाँ, वो तो गुड मतलब पुअर होती है, पुअर होती है, बट सेलाइन सॉइल में हम पढ़ते हैं कि वहां पे फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है, मतलब ऐसे हाँ देखो, सेलाइन सॉइल आप सोचते होंगे सेलाइन सॉइल एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल है सर, फिर भी उसकी फिजिकल कंडीशन आप देखते हो कि गुड है। बिल्कुल, वो इस वजह से कि वहां सोडियम सोल्ट ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, वहां न्यूट्रल सोल्ट ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे सोल्ट्स क्या करते हैं, ये डिस्पर्जन कोज नहीं करते। हाँ, सोल्ट है दैट मींस ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ा देंगे, आपकी जो रूट्स वाटर एक्सट्रैक्ट कर रही थी वो उतना वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, जो आपका पीडब्ल्यूपी पॉइंट था, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, वो थोड़ा कम आ जाएगा, पहले -15 बार पे था वो -10 बार पे या -8 बार पे आ जाएगा, तो जो उसकी वाटर एक्सट्रैक्टिंग कैपेसिटी थी रूट की वो कम हो जाएगी। लेकिन आपके पास सोडियम सोल्ट नहीं है, दैट इज व्हाई डिस्पर्जन कोज नहीं कर रहे हैं। जो सर वो एयर जो फ्लो होगी ना, वो सेलाइन सॉइल में अच्छी एयर फ्लो होगी, और ये जितनी भी हमारा जो कैल्शियम सोल्ट है, ये कैल्शियम क्या है, ये एक सोल्ट ही है। बिल्कुल, सेलाइन सॉइल वो होती है जिसमें सोल्ट्स प्रेजेंट हो, वो सेलाइन सॉइल नहीं है। सोल्ट्स उस लेवल पे प्रेजेंट हो कि वो प्लांट की एक्टिविटी को हैम्पर कर रहे हो, दैट इज सेलाइन सॉइल। वो होती है 0.1% से अगर ज्यादा सोल्ट्स प्रेजेंट हो उसको अपन सेलाइन सॉइल बोलते हैं। सोल्ट्स और सॉइल में प्रेजेंट है, तो सर यही रीजन है जिसकी वजह से क्या हम जिप्सम यूज में नहीं लेते हैं सेलाइन सॉइल में। एग्जैक्टली देखो, जब तक आप सोचो कोई एक चीज इकोनॉमिकल नहीं है, सेलाइन सॉइल में कोई भी अमेंडमेंट यूज नहीं करते अपन। सेलाइन सॉइल में सिर्फ अपन बोलते हैं लीचिंग यूज करो, और अच्छे खासे अमेंडमेंट्स की प्राइसेस भी आपको पता है कि जिप्सम की कितनी प्राइस है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं है और वहाँ जरूरत भी नहीं है। जब तक आपका पीएच 8.5 से कम है
तब तक आपके पास कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। और ये एग्जाम में सर क्वेश्चन भी आता है बिल्कुल। कि सलाइन सॉइल को रिक्लेम करने के लिए क्या डालते हैं सर, जिप्सम डालते हैं, नहीं डालते, नहीं बच्चे अक्सर डालते, गलती कर देते हैं कि वो ये समझ लेते हैं कि सैलाइन के अंदर भी हमें तो जिप्सम डालना है। नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं डालते। और आपकी जो सोडिक सॉइल है उसमें जिप्सम डालते हैं। और जिप्सम से रिलेटेड भी और कुछ क्वेश्चन आएंगे सर, ओवर टू यू वापस। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों को। ये हाँ। आपका क्वेश्चन है सर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इरिगेशन से है कि हमें कौन सी स्टेज में जो है इरिगेशन देना चाहिए। इफ वाटर इज अवेलेबल फॉर 3 इरिगेशन, मतलब अगर हमारे पास तीन इरिगेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है, अरे रुक जा, 3 इरिगेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो एट विच स्टेज द वीट क्रॉप शुड बी इरिगेटेड। हमें बताया कि जो हमारे वीट क्रॉप है उसको हम बेसिकली 6 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले जो है CRI स्टेज आ जाएगी, और उसके बाद में जो है हमारी टिलरिंग स्टेज आएगी, फिर उसके बाद में हम जॉइंटिंग स्टेज आती है, उसके बाद में हमारी मिल्किंग आएगी, और उसके बाद में जो लास्ट फाइनल जो हमारी स्टेज आती है फ्लोरिंग आएगी, उससे पहले फिर मिल्किंग आएगी, और फिर जो हमारी लास्ट स्टेज आती है जिसके अंदर हमारा जब पक जाता है जिसको हम बोलते हैं डफ स्टेज। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी 3 स्टेज पे हम अप्लाई करें। अब हमें पता है कि अगर केवल हमारे पास एक इरिगेशन होता तो आप बोलते थे सर CRI स्टेज, क्योंकि CRI स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है, जिसका नाम क्या होता है CRI का, क्राउन रूट इनिशिएशन। CRI की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, क्राउन रूट इनिशिएशन। हमें पता है बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो आप। इनिशिएशन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें पता है कि जो हमारा वीट क्रॉप है उसके अंदर जैसे ही हमारा जब जर्मिनेशन होता है तो जो हमारा रेडिकल है वहां से कौन सी रूट्स निकलती है, सेमाइनल रूट्स हमारी निकलती है। लेकिन सेमाइनल रूट्स की उम्र क्या है, ज्यादा नहीं होती है। 20 से 21 दिन पे क्या होगा, जैसे हमारा जर्मिनेशन हो गया तो ये सीड था, यहाँ से रेडिकल से जो हमारी रूट्स निकलेगी ये हो गई हमारी सेमाइनल रूट्स, यहाँ पे हमारा प्लूमूल निकल गया और ये बाहर आके हमारी लीफ बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या उसके बाद में, जो यहाँ पे लोअर नोड होगा, मतलब नोड तो यहाँ पे भी होगा एक, जो लोअर नोड से यहाँ से जो हमारी रूट्स निकलेगी ये, इनको हम बोलते हैं कि जब ये निकलना स्टार्ट हो जाती है उसी को हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन। जो कि हमारी एडवेंटिशियस जो रूट्स है वो हमारे निकलना स्टार्ट होती है, उसी को बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। और ये जो स्टेज है लगभग 21 दिन पे आती है, हम बोल सकते हैं 20 से 25 दिन पे आती है, बट 21 दिन ऑन एंड एवरेज जो है हम 21वें दिन ही बोलते हैं। ठीक है, वैसे 20 to 25 डे पे हमें ये स्टेज देखने को मिलती है। इसको सबसे क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं कि जब ये रूट निकलेगी तो वहां पे उसके पास वाटर होना चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए, तभी जाके हमारी जो वीट क्रॉप है उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारा स्टार्टिंग में ही जब कोई हमारा वीट जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ अगर अच्छे से नहीं होगी तो आगे हम इल्ड की कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी स्टेज है वो क्राउन रूट इनिशिएशन। बात करते हैं अगर 3 हो हमारे पास तो हमें कब इरिगेशन करना चाहिए। इसका राइट आंसर तो होगा हमारा CRI, बूट स्टेज और मिल्क स्टेज। बट क्यों, और अगर 4 इरिगेशन अवेलेबल हो तो कब करना चाहिए हमें, कौन कौन सी स्टेज पे, अगर 2 इरिगेशन अवेलेबल हो तो कौन कौन सी स्टेज पे करना चाहिए। ये सब कुछ जो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिसर्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था। और हम यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्टेज के लिए यहाँ पे मेंशन है। अगर आपके पास केवल एक इरिगेशन अवेलेबल है, केवल अगर आपके पास एक इरिगेशन अवेलेबल है तो आप भैया इरिगेशन कर दो। कब कर दो, क्राउन रूट इनिशिएशन पे कर दो। बोले सर मेरे पास तो मैं 2 बार पानी दे सकता हूँ, इतना पानी मेरे पास है। अगर आप 2 बार पानी दे सकते हो तो आप CRI स्टेज पे तो आपको हमेशा देना ही है, CRI स्टेज को तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते। तो पहला इरिगेशन आपने दे दिया CRI स्टेज पे, दूसरा आप इरिगेशन दोगे लेट जॉइंटिंग पे। अगर 2 इरिगेशन है, याद रखना 2 इरिगेशन है तो CRI स्टेज पे और लेट जॉइंटिंग पे। लेट जॉइंटिंग जो हमारी स्टेज होती है इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, बूट स्टेज भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, बूट स्टेज भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर। अगर जैसे कि अभी ये क्वेश्चन जो आया था, अगर 3 इरिगेशन अवेलेबल हो तो आप पहला इरिगेशन CRI पे, सेकंड आप लेट जॉइंटिंग पे, और थर्ड आप इरिगेशन कब दोगे, जो मिल्किंग हमारी स्टेज होती है। कौन सी स्टेज, मिल्किंग स्टेज होती है, वहां पे हमें देना होता है। 4 इरिगेशन अवेलेबल हो तो आपको ये याद नहीं रखना है कि कब देना है, अब आप उल्टा याद करो, अब क्या कब नहीं देना है, क्योंकि अब नहीं देना वाला 2 बार याद रखना है ना। तो जब 4 इरिगेशन अवेलेबल है तो हमें एक तो लेट टिलेरिंग पे नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, एक हमें नहीं देना जो डप स्टेज है हमारी। ओके, 2 स्टेज है ना, वहां पे इरिगेशन नहीं देना है। ये 2 आप याद रखो। अगर आपके पास 5 इरिगेशन अवेलेबल है तो आपको कौन सी स्टेज पे नहीं देना, उस कंडीशन में आप याद रखो जो हमारी लास्ट जो स्टेज है 2 स्टेज, उस कंडीशन में हमें इरिगेशन अप्लाई नहीं करना है। अगर 6 इरिगेशन है तो आप जो है सभी जो हमारी स्टेज है वहां पे आप इरिगेशन अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हमें हमेशा 6 इरिगेशन ही अप्लाई करने चाहिए वीट में, नहीं ऐसा नहीं है। जो हमारी वीट की जो डिमांड है
उसके अकॉर्डिंग हमें इरिगेशन करना चाहिए। ये तो तब है जब हमारे पास लिमिटेड वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो 6 में तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी जो है हम वीट के अंदर इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप याद रखना। रिसेंटली मैं आपको अगर बता दूं, लास्ट 5-6 साल के अंदर, अगर हम 4 से 5 साल में बात करें, तो यहाँ से ही कभी 2 इरिगेशन का पूछ लिया जाता है, कभी 3 का, कम से कम 2 से 3 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। मेनली पूछा जाता है 2 या 3 का। मेनली किसका पूछते हैं कि जब आपके पास 2 इरिगेशन अवेलेबल है तब देना है कितना, और 3 इरिगेशन अवेलेबल है तो कब इरिगेशन देना चाहिए। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। सर लेकिन मजा आ गया, मतलब नजर ना लगे आपको, एक जगह इतना प्यारा कंटेंट समझाया, और सर ने जो मेरे मन में क्वेश्चंस आ रहे थे ना, अगर मैं नॉन एग्रोनॉमी से भी हूँ, वहां से भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सर ने आगे से ही बता दिए। सर नजर ना लगे आपको, बढ़िया बताया। और एक जगह ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना गाइस, ये मैंने कभी नहीं देखी, और मैं भी यही सोच रहा था कि एसआरएफ की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे को इसमें बहुत डाउट था, लेकिन ये यहाँ क्लियर हो और गया। ये क्वेश्चन आता है मतलब कभी 1 का पूछेगा, कभी 2 का हाँ। पूछेगा, कभी आप 6 के 6 इससे बाहर पूछ लो, कभी है एनटी वाले अगर पेपर देख रहे हैं तो पूछ लो इससे बाहर कुछ, कहीं ईगो पे तो नहीं ले लेंगे सर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सुदेश सर का है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है गाइस। सिर्फ 1-2 स्टेजेस आपको याद नहीं रखनी है। आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर हम यूरिया अप्लाई कर रहे हैं तो यूरिया अप्लाई करने के साथ साथ क्या सीक्वेंस होगा। तो गाइस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, इससे अपन करेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है गाइस, देखो हो क्या रहा है कि अपन ने यूरिया डाला सॉइल में, तो हाइड्रोलिसिस होगा। यूरिया को सबसे पहले किसने एक्सट्रैक्ट किया था और कब किया था सर? ओके, यूरिया को एक्सट्रैक्ट किया था राहुल ने, उन्होंने यूरिन से उसको एक्सट्रैक्ट किया 1773 में। ठीक है गाइस, और सिंथेसिस सर किसने किया था? सिंथेसिस तो बच्चे बता देंगे। ठीक है गाइस, आप बताओ ना सर। देखो हो क्या रहा है कि यूरिया का जो एप्लीकेशन जैसे अपन ने कर दिया, तो हाइड्रोलिसिस होगा। सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस का आप मतलब समझते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब वाटर टूटता है, और जब वाटर टूटेगा तो H प्लस OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में टूट गया। अब हमारे पास यूरिया था, यूरिया का फॉर्मूला क्या है सर, CONH2 होल ट्वाइस। अब ये जो है इसके साथ वाटर मिला, क्योंकि वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जैसे ही बना तो आपके पास एक क्वेश्चन और आता है सर कभी कभी, जैसे कि यूरिया का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम क्या है? बिल्कुल आता है, ये हर बार आया है 2024 JRF और इसमें 2 ऑप्शन देगा, वो अमोनियम कार्बामेट भी देगा हमारा और कार्बोनेट भी देगा, दोनों देगा, बिल्कुल देगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी था, और इस बार क्या हुआ सर कि इस बार क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है। हाँ। तो देखो गाइस, जैसे ही यूरिया हाइड्रोलिसिस करेगा वो बनाएगा अमोनियम कार्बमेट। जो अमोनियम कार्बमेट है वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद में वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा जिसको अपन बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट, और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया कि भैया ये जो पर्टिकुलर चीज है, पहला प्रोसेस तो हो गया सर हाइड्रोलिसिस, तो ऑप्शन ए पहला हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, अपने पास क्या हुआ, अमोनियम कार्बोनेट। सर आपने व्हाइट पेज कहां से निकाला था, वापस बताना मेरे को। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें स्किल चाहिए थोड़ी सी। ओके, स्किल चाहिए, मतलब फिर सॉइल साइंस वालों को आना पड़ेगा वापस। ओके, स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, गॉट इट। अब क्या होगा कि आपके पास अमोनियम कार्बोनेट जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, वो डिसोशिएट होगा किसमें, आपके पास अमोनिया बनाएगा। अब अमोनिया बनाने के साथ वो CO2 भी रिलीज करेगा, ऐसा करके, तो आपके पास क्या बना, अमोनिया बना। ये पहला स्टेप हो गया। अब जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा इसका नाइट्रिफिकेशन। अब आपको पता है भैया नाइट्रिफिकेशन से अपने आप में कितने क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब नाइट्रिफिकेशन क्या होगा, NH4 किस में कन्वर्ट होगा सर, आपके पास NO2 माइनस में, फिर वो होगा NO3 में, जो आपका नाइट्रेट है। अब गाइस यहां से एक क्वेश्चन आता है कि इसको कौन कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है मेजरली नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर विनोग्रेडेस की, ये सब बैक्टीरियाज करते हैं। इसमें नाइट्रोसोबोलस भी करता है नाइट्रोसोमोनास के साथ। तो अब आपसे पूछा जाता है कि टॉक्सिक फॉर्म कौन सी है, तो आप बोलोगे सर नाइट्राइट जो है वो टॉक्सिक फॉर्म है, लेकिन नेचर ने ऐसा बैलेंस करके रखा है कि जो टॉक्सिक फॉर्म है वो थोड़े टाइम के लिए होती है और वो फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको पता है भैया ये क्या है, ये एक अनायन है,
ये एक अनायन है, मतलब सोइल आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है ज्यादातर, और जैसे यहाँ अनायन आएगा तो सर क्या ये नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे? नहीं आएंगे भाई लोग। क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। हाँ, ये तो सॉल्यूशन में चला जाएगा। सॉल्यूशन में चला जाएगा मतलब वो अवेलेबल पोर्शन है। अब आपकी कैपेसिटी है, अगर रूट उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहे तब भी उसके पास एडवांटेज है। और अगर ये नाइट्रेट ये बोलता है कि अगर तू मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा तो मैं तो चला, मतलब गिव इट, टेक इट और लीव इट, वो वाली कहानी है। टेक इट और लीव इट, या तो ले लो या मैं जा रहा हूं। तो अब अपने पास तीसरी स्टेप क्या होगी? यहां से हो जाएगी भैया इसकी लीचिंग। और लीचिंग तो तभी होगी जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इससे बेटर कंडीशन क्या होगी कि NO3 आया, इरिगेशन वाटर अपन ने डाला या वाटर जो भी सोर्सेस है उससे डाला, और ये हो गया लीचिंग, क्योंकि ये सोल्यूबल पार्ट है। तो तीसरा स्टेप हो गया अपना सोल्यूबल पार्ट, जो कि है लीचिंग। अब एक और पार्ट बच जाता है कि ये अब क्या करेगा भाई? अब क्या होगा कि अब इसकी डीनाइट्रिफिकेशन होगा। अब मान लीजिए मैंने ज्यादा इरिगेशन अप्लाई कर दिया और वहां पे हो गया हमारी वाटर लॉगिंग कंडीशन। हाँ, अब समझो आपने इरिगेशन थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो जो आपकी नॉन कैपिलरी पोर्स है और कैपिलरी पोर्स है, समझो दोनों भर गई, तब आपके पास क्या होगा? सॉइल में ऑक्सीजन बचेगी नहीं। लेकिन जो हमारे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोसोमोनाज हो गया, उन सब के पास भी ऑक्सीजन नहीं बची। तो क्या होगा? अब जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अब ये क्या करेंगे इनिशियली? अब आपको पता है कि NO3 है, तो इसके पास क्या है? ऑक्सीजन है ना इसके पास। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो क्या करेंगे भाई लोग? जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है, वो क्या करेंगे? वो इस पर्टिकुलर NO3 स्पीसीज को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे या इसको खत्म करना शुरू कर देंगे। तो वो वापस क्या हो जाएगा? ये धीरे 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 N2O करके N2 बन जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। और ये होगा तब जब एनारोबिक कंडीशंस बन जाएगी, और ये होगा इसका प्रोसेस। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस हुआ। अपन वापस चलते हैं उधर। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ हाइड्रोलिसिस, जो मैंने आपको समझाया, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर आपकी लीचिंग, फिर आपका डीनाइट्रिफिकेशन। तो ABDC, ABDC है क्या? ABCD नहीं, ABDC। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जिसमें क्या हो रहा है आपके पास? हाइड्रोलिसिस, नाइट्रिफिकेशन, लीचिंग, फिर डीनाइट्रिफिकेशन। तो आई होप कि यहाँ से आपको और सारा कुछ का सारा। क्वेश्चन सर मैं करना चाहूंगा। एक तो जैसे नाइट्रिफिकेशन के लिए सर बेस्ट पीएच, हाँ, बेस्ट पीएच, बेस्ट पीएच होता है नाइट्रिफिकेशन के लिए 8.5। ठीक है। और अगर नाइट्रिफिकेशन एक इनहिबिटर्स, वो क्या होते हैं मतलब? हाँ, वो क्या होता है? देखो गाइस, अगर आप सोचो कि यार हम जो अप्लाई कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन दो फॉर्म में होता है, NH4 प्लस NO3 माइनस। अब NO3 माइनस आपको पता है कि सोल्यूबल हो गया, तो सोल्यूबल जैसे हुआ तो मतलब ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो ये तो इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे सॉइल में वैसे ही सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है। ऑर्गेनिक मैटर से आता है, तो ऑर्गेनिक मैटर इंडियन सॉइल्स में होता भी नहीं है। तो अब क्या करें उसका? तो एक चीज बनाई गई जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। अब नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर जो आपका नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉपर। अब ये जो कॉपर है वो क्या करेगा? वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में काम आता है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या करेगा नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर? वो उस कॉपर को बाइंड कर लेगा। अब बाइंड कर लिया मतलब वो एलिमेंट रहा ही नहीं जो नाइट्रिफिकेशन में हेल्प कर रहा हो। तो जो नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है, NO3 का जो प्रोसेस है, वो वहां आके रुक जाएगा, यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो सॉरी, मैंने गलत बता दिया, यहां से NH4 है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है ना, तो NH4 कन्वर्ट इनटू NO2 माइनस और फिर कन्वर्ट इनटू NO3 माइनस। तो यहां से ये जो प्रोसेस है ना, यहां जो नाइट्रोसोमोनाज है, नाइट्रोसोमोनाज को क्या चाहिए था? कॉपर चाहिए था, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो। लेकिन इसने क्या कर लिया? इसको बाइंड कर लिया, और बाइंड करते क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस से आगे बढ़ेगा नहीं, तो यहीं इसके पास स्टैग्नेट हो जाएगा। तो NH4 फॉर्म क्या है? आपको पता है कि ये अपनी सोइल नेगेटिव है, तो ये NH4 पॉजिटिव है, केटाइन है, तो एक दूसरे के साथ बाइंड कर लेगा। बाइंड कर लेगा तो मतलब ज्यादा अवेलेबल रहेगा, सोइल के पास एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे रहेगा, और एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे रहेगा तो आपकी जो रूट्स हैं वो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के थ्रू इसको आपके पास बुला सकती है, एक्सट्रैक्ट कर सकती है, अवेल कर सकती है, और इसी के साथ इसकी ज्यादा रिटेंशन रह जाएगा। ये होता है सर नाइट्रिफिकेशन। एक और क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ। व्हाई मोस्ट ऑफ द जो जितने भी हमारी क्रॉप होती है ना, वो हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में ही क्यों एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन को? अमोनियम फॉर्म में क्यों नहीं करती? NH4 प्लस में क्यों नहीं करती? बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है गाइस। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं सर आपको कि
इधर खाना रखा है, वो उधर कोल्ड कॉफ़ी रखी है, एक मैं आपको बोलूँ कि सर नीचे से जाके कोल्ड कॉफ़ी ले आओ, आप क्या करोगे? मैं तो नीचे से जाके लेके आऊंगा ना। हाँ सर, तो ये दुनिया से ऑपोजिट चलते हैं भाई लोग वो आपने अभी देखा भी होगा थोड़ी देर पहले भी। लेकिन जनरली नेचर का क्या प्रोसेस है, जो चीज़ आसानी से चीज़ जा सकती है उस चीज़ को अडेप्ट करता है। और होता क्या है, एक सोचो, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो NH4 सर ने ऑप्शन दिया भैया, एक तो NH4 है, एक है NO3। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझो दोनों को इनटेक कर रहा है सर, अब उसने दोनों को लिया, तो अब ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब RNH2 अमाइंस, फिर वो कन्वर्ट होगा किस में, प्रोटीन्स में, हाँ या ना। अब वही चीज इसको अगर इनटेक करना है गाइस, तो क्या होगा, देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना सर, वो ज्यादातर NO3 को प्रिफर नहीं करते हैं, वो करते हैं NH4 को प्रिफर। क्यों? उसका रीजन है कि यहां से क्या बनाएगा, वो NO2 बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, NH4 बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, RNH2 बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो आपके पास जो है वो थोड़ा सा ज्यादा, आपके पास एनर्जी कंजम्पशन, इसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, वो ज्यादातर अपटेक करते हैं NH4 फॉर्म का, ठीक है। और जो प्लांट्स है आपके, प्लांट्स क्या करेंगे, आपके पास प्लांट जो अपटेक करेंगे वो NO3 को ज्यादातर इसलिए कर लेते हैं सर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, सबसे ज्यादा अवेलेबल पार्ट है। Yes. अगर ये नहीं होता, समझो NH4 तो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी पे है, और NO3 क्या है कि तुरंत अवेलेबल है। आपको केटाइंस, आपके पास केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जैसे मोनोवेलेंट की कम होती है, डाइवेलेंट की ज्यादा होती है, तो मोनोवेलेंट क्या करेंगे, NH4 जो मोनोवेलेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास आ सकता है, कि जो मोनोवेलेंट स्पीसीज है वो NH4 को एब्जॉर्ब करती है, और कोई भी अगर मोनोकोट सर, या मोनोकोट, सॉरी मोनोकोट, मोनोकोट स्पीसीज, और जो आपकी डाइकोट स्पीसीज हैं वो किसको एब्जॉर्ब करती है, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो डाइवेलेंट केटाइंस हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। और उसके पीछे रीजन है कि जो मोनोकोट्स है ना, उनकी जो रूट सीसी होती है वो होती है 10 से 30 सी मोल प्रोटोन जो प्लस होता है पर केजी ऑफ सॉइल। और जो आपकी डाइकोट्स है उनकी स्पीसीज की जो रूट सीसी होती है, जो रूट केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, वो होती है अराउंड 40 से लेके 100 तक। और ये किसने दिया, रूट सीसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वो दिया था डेवियोक्स ने। डेवियोक्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, और इसी वजह से आपके पास ये सारा कुछ कच्चा चिट्टा आपके सामने खुल गया कि मैं इससे उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा सर। हाँ उस सर। वाले में ये तो हो गया, मतलब हाँ मैं जी, हाँ उसमें जी। जैसे नाइट्रेट फॉर्म में क्यों मतलब वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एरोबिक कंडीशन होती है मोस्टली हमारी सॉइल्स की, और जैसे ही हमारा अमोनिया बनेगा तो वो तो हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे नाइट्रोसोमोनास वगैरह हो गए, तो वो तो उसको मतलब क्या कर देंगे, तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। देखो, और वो भी चीज है ना कि तुरंत जो convert आपकी हो जाए। एरोबिक कंडीशंस है उसमें NO3 ज्यादा अवेलेबल होगा, हाँ, NO3 क्योंकि अवेलेबल होगा। वहां नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। हाँ, तुरंत और जो nitrification। एनारोबिक कंडीशन जैसे राइस है, तो उसमें NH4 फॉर्म को ही ज्यादा इसीलिए। प्रीफर हाँ, किया जाता इसीलिए है, NH4 इसीलिए जो क्योंकि form वो है। एग्जैक्टली आपको बिल्कुल। समझ में आ गया। हाँ, उसके अलावा भी सर जैसे हम बात कर रहे थे, बात तो बहुत कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से मैं सभी को बता दूं, कम से कम सर हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन नाइट्रोजन से रिलेटेड आएंगे। यूरिया से आने ही आए, सर। या फिर नाइट्रिफिकेशन से आए, डीनाइट्रिफिकेशन से आए, हाइड्रोलाइसिस, लीचिंग, इनसे आए, 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, ये कंफर्म है। इंपॉर्टेंट है सर, उसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ईटीएस। देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो फिजियोलॉजी से, फिर से देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, और ये जो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सभी जो साइकिल है ना हमारी, जैसे ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है हमारा, किसके अंदर होता है, जो रेस्पिरेशन है। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो कौन से स्टेज पे होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा ईटीएस के अंदर पूरी साइकिल चलती है, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ट्रांसफर होते हैं। जो इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन है, वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो साइटोक्रोम के हमारे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, उनके अंदर साइटोक्रोम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो कौन सी स्टेज पे जो है हमारा, कौन सी स्टेप पे जो है ईटीएस के अंदर हमारे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो वो याद रखना आप, जब साइटोक्रोम बी से सी की तरफ जब हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उस टाइम पे हमारे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ओके, और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, आप इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको फिजियोलॉजी में याद करना ही है। एक तो जो हमारा लाइट रिएक्शन होती है ना, लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कहाँ से कहाँ, जो फोटोन से या इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन से साइटोक्रोम में कौन कौन से पिगमेंट के बीच में हो रहे हैं, वो आपको याद रखना है, वो याद कर लेना, अभी भी आपके पास टाइम है, वो कर लेना।
आप जो आपकी C3 साइकिल है उसको अच्छे से याद कर लेना, C4 साइकिल को आप याद कर लेना। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको रैंक लानी है, जिनको एडवांस जाना है, उनके लिए बता रहा हूँ, ये आपको याद करना ही होगा। जो रेस्पिरेशन होता है हमारा, उसके अंदर जो ETS है उसको कंप्लीटली आप याद करो अच्छे से। जो भी साइकिल से उनको आप याद करोगे कि आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना 90% उनको याद नहीं करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो वहीं से आ रहे हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम के अंदर, तो आप उनको अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होप सो आपने वैसे पहले ही करा दिया होगा इनको, रिमोट सेंसिंग का अगर हाँ जी, हाँ जी। लेक्चर देखा है तो होप सो। हाँ, ये क्वेश्चन बिकॉज कल वाला जो हमने रिमोट सेंसिंग के 2 लेक्चर्स हुए थे। पहले हमने रिमोट सेंसिंग पढ़ा था, उसमें भी हमने कवर किया। कल जब सर हम वापस PYQ सॉल्व कर रहे थे रिमोट सेंसिंग से, तो माइक्रोवेव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अब देखो, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है, तो थोड़ा पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके पीछे की अपन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी आती पॉलिटिक्स सब डिस्कस कर लेंगे। पहला है, ऑपरेशनल माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हैज बोथ एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। तो भाई लोग, ये मैंने कल लेक्चर में स्पेसिफिकली लाइन थी कि जो हमारा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है उसमें दोनों चीजें होती है, एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है, पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है, आई होप कि मैं 10 बार समझा चुका हूं, तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग के एग्जाम्पल क्या है, वो भी आपके पास एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और पैसिव के एग्जाम्पल्स, दोनों के एग्जाम्पल्स पूछ जाते हैं। जैसे एक्टिव के हैं लिडार, सोनार, रेडार, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। पैसिव के हो गए लैंडसेट सैटेलाइट, आपकी सेंटिनल सैटेलाइट, ये सारे कुछ आपके पैसिव रिमोट सेंसिंग के एग्जांपल्स है। ज्यादातर हम पैसिव रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं, लेकिन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का सिग्निफिकेंस तब आता है जब आप सोइल मॉइस्चर एस्टिमेशन कर रहे हो। सोइल मॉइस्चर में जैसे सिंथेटिक एपरेचर रेडार, अगर आपको वर्ड कभी भी दिमाग में आए तो वहां से आप समझ लेना कि माइक्रो रिमोट सेंसिंग की एक्टिव की पार्ट हो रही है। अब हो क्या रहा है कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग को यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी मेरे भाई? उसकी जरूरत ये पड़ेगी कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, आप याद करो वो ट्रिक, याद करो, रश्मिका मंडाना इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। गर्ल मतलब लास्ट में गामा रेज, गामा रेज से पहले क्या आ रहा है आपका रश्मिका मंडाना। रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव मतलब उसकी जो वेव लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, और वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो क्लाउड्स के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती है, और कुछ हद तक तो भाई लोग वेजिटेशन को भी वो पेनिट्रेट कर सकती है। और वेजिटेशन को पेनिट्रेट कर लिया मतलब वो बड़े काम की चीज है, आपको बहुत ऊपर से दिख जाएगा। तो आपके पास क्या होगा कि ऑपरेशनल माइक्रो रिमोट सेंसिंग दोनों के लिए यूज होती है, पहली चीज, ठीक है। अब वो पूछ रहा है एक्टिव माइक्रोवेव आपका रीजन है या नहीं, देखते हैं। एक्टिव रीजन देखने से पहले मैंने आपको असर्शन और रीजन वाले उस वीडियो में समझाया था कि इसका रीजन है या नहीं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि रीजन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। तो पहले अपन वो देखते हैं। एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डिपेंड्स अपॉन एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल सही बात है, ऑफ वेरियस टारगेट सर्फेसेस ऑफ द मीडिया ऑफ इंटरेस्ट। अरे नहीं, टारगेट सर्फेसेस मतलब समझो हम अपन सोइल की बात कर रहे हैं, तो वो इसके रिफ्लेक्टेंस या इसके एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं बात करता है। वो तो कहता है कि जो मेरे से, एक्टिव में क्या है, आपके पास सोर्स खुद का है। सोर्स खुद का है दैट मींस आपके पास जो लाइट सोर्स है, जो एनर्जी सोर्स है, वो उसका एमिशन वापस कितना आ रहा है। तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स टारगेट सरफेस का नहीं देखेंगे अपन, तो ऑपरेशनल आपका ए ऑप्शन ठीक है, आर इज रॉन्ग। तो अगेन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अगर रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड अगर आपके माइंड में इतना सा भी आपके पास डाउट आता है ना कि सर थोड़ा सा डाउट आ गया, दैट मीन्स आपने वो दोनों वीडियोस ढंग से नहीं देखे गाइस। गलती मत करना, आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हो जो आपके पास बोनस हैं, तो बोनस नंबर्स को छोड़ना अपने आप में बेवकूफी है, जो आप लोग मुझे लगता है नहीं करोगे। अगर रिवीजन चाहिए तो रिवीजन आपके पास उन वीडियोस को वापस 2x स्पीड पे देख लेना, लेकिन वो चीज मिस मत करना जो चीज आपको एक्सक्लूसिवली मिल रही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ कि बच्चों को क्यों जरूरी है वो चीज देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस सर का आ गया है। द फ्लोर कोन इज ऑल्सो नोन एज, सर, जी मेज एवर्टा, जी मेज इंडोर्टा, जी मेज अमाइलिका और जी मेज टोर्नेटे। तो क्या होगा तो इसका आंसर? हम जानते हैं कि जैसे जो सर मेज के जितने भी वो हमारे ग्रुप होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या है कि उनका मोस्टली साइंटिफिक नेम है वही आता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। 7 हमारे हम बोल सकते हैं इनके जो मेज ग्रुप है उनके अंदर 7 हमारी स्पीसीज है जिनके अलग अलग साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लोर कौन जो होगा वो जो नेम है वो है हमारा अमाइलेशिया का, जियामेज अमाइलेशिया इसका साइंटिफिक नेम होगा। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एवर्टा किसका होता है हमारा, देखो एवर्टा जो है हमारा पॉपकॉर्न का होता है। किसका होता है? पॉपकॉर्न का होता है।
उसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, उसके अलावा जो हमें याद रखना है वो है मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, दो होते हैं, एक हमारा होता है फ्लिंट कोन और एक होता है हमारा डेंट कोन। देखो कैसे याद रखना है, डेंट कोन। तो डेंट को याद रखो आप डेंटिस्ट से। ये कौन है? डेंटिस्ट है भैया। ये कौन है? डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट के पास कौन गया? डेंटिस्ट के पास गया हमारा टाटा। कौन गया? टाटा गया। डेंटिस्ट के पास कौन गया? रतन टाटा जी जो हमारे सर थे वो किसके पास गए? डेंटिस्ट के पास गए। तो जो डेंट कौन होगा उसका नाम होगा हमारा इंडेन टाटा। जो हम बोल सकते हैं आगे, हम इसके अंदर आगे वाली स्लाइड में हम इसको एक बार देखते हैं। जो हमारा डेंट कौन होगा उसका नाम होगा इंडेन टाटा। देखो लास्ट में देखो क्या आ रहा है उसके अंदर, लास्ट के अंदर क्या आ रहा है? इंडियन टाटा आ रहा है। तो टाटा से आपको क्या याद रखना है कि टाटा जी जो रतन टाटा जी थे, हमारे रतन टाटा जी थे, वो किसके पास गए? डेंटिस्ट के पास गए। तो डेंट कौन जो होता है उसका नाम हो गया इंडियन टाटा हो गया। क्योंकि इनमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है, इसीलिए आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फ्लिंट कौन हो गया, जो फ्लिंट कौन हो गया उसका नाम है इंडूराटा। क्या है? इंडूराटा। जबकि जो फ्लिंट कॉर्न है वो मोस्टली यूएसए में ग्रो किया जाता है, मोस्टली यूएसए में ग्रो किया जाता है। और टाटा जी हमारे यहीं के थे, तो डेंट कॉर्न जो है वो इंडिया में हम ग्रो करते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद स्वीट कॉर्न। अब स्वीट मतलब मीठे की बात आ गई, और आपको पता है स्वीट का जब भी नाम आएगा तो सेकेरम बोल दो आप, ओपिसनेरम। यहाँ पे नाम दे दिया सेकेराटा, सरकरा से जो हमारा क्या नाम हो गया यहाँ पे? सेकेराटा हो गया। ये स्वीट कॉर्न का हो गया। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जाते हो ना आप वहाँ पे मूवी देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न लेते हो, तो पॉपकॉर्न मत बोलना, इस बार ऐसे बोलना कि जियामेज इवरिटा दे दो मेरे को। क्या दे दो? जियामेज इवरिटा मुझे दे दो। वापस भगा देंगे सर। ओके कोई नहीं। जो अभी जो क्वेश्चन आया था वो फ्लोर कौन का आया था, उसके अंदर अमाइलेशिया होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो जो अमाइलेशिया जो है हमारा क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, इसलिए फ्लोर मतलब जो आटा वाला जिसका हम मोस्टली कंजप्शन के लिए यूज में लेते हैं। पोर्डकॉर्न और वेक्सिकॉर्न, ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद करने का तरीका बता देता हूँ, नहीं भूलोगे कभी जिंदगी में, भूल जाओ तो मेरे पास आ जाना कि सर आपने बताया था और हम भूल गए। देखो पहले हम बात करेंगे, पोर्डकॉर्न को याद नहीं करेंगे, हम वेक्सिकॉर्न को याद कर लेंगे। वैक्स, तो जो वैक्स है आप याद रखना, वैक्स को हम ऐसे समझते हैं, क्रीम समझते हैं। क्या समझते हैं? वैक्स को क्रीम समझते हैं। तो एक बच्चा आता है सर और मेरे को आके बोलता है कि सर टीना जो है ना आज वैक्स लगा के आई है। सर टीना वैक्स लगा के आई है, सर टीना वैक्स लगा के आई है। वैक्स मतलब यहाँ पे क्रीम है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सर टीना, मेरे को आके बोल रहा है सर टीना, तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे हमारे? सर टीना जो है हमारा किसका हो जाएगा? वैक्सीकॉर्न का नाम हो जाएगा। केराटिना। हाँ ओके, ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें याद रखना है। केरेटिना तो उसका नाम है, वैक्सीकॉर्न। हमें इसको याद इस प्रकार से रखना है कि सर जो टीना है वो क्या लगा के आई है? वैक्स लगा के अब आई है। ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा सर बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद कर लेते हैं पोर्डकॉर्न का। तो जो बचा वो किसका हो गया? पोर्डकॉर्न का हो गया, सिंपल है। यूनिकेटा जो किसका हो गया? पोर्डकॉर्न का हो गया। क्लियर? क्लियर क्लियर। और कोई डाउट सर? नहीं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका ही लग रहा है सर। हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर सॉइल साइंस क्या होगा सर? थोड़ा जल्दी करो सर, 40 क्वेश्चन की बात हुई थी, ये मत बोलो। ओके, हाँ देखो, इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन अनहाइड्रस अमोनिया, पहली चीज गाइस, अनहाइड्रस अमोनिया इंडिया में यूज होता है या नहीं होता? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं होता। क्यों यूज नहीं होता? यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि वो असर्शन में दे दे अनहाइड्रस अमोनिया इज नॉट यूज्ड इन इंडिया, ठीक है बात है। अब रीजन क्या है? रीजन है कि अनहाइड्रस अमोनिया को आप जो इंजेक्ट करते हो वो चीज इंडिया में इक्विपमेंट्स महंगे हैं और इसी वजह से यूज नहीं होता है, दैट इज द रीजन। अब अपन बात करते हैं, इट मूव्स लेटरली एज वेल एज वर्टिकली। अगर जैसे आपने NH3 इंजेक्ट किया, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी जाएगा, और लगभग 5 सेंटीमीटर तक ये मूव करता है, ठीक बात कह रहा है ये। एंड लोकलाइज जोन नोन एज NH3 रिटेंशन जोन, और NH3 रिटेंशन जोन, ये जो पर्टिकुलर जोन बन जाएगा उसको अपन बोलते हैं NH3 रिटेंशन जोन। नंबर ऑफ टेम्परेरी येट ड्रामेटिक चेंजेस अकर इन द NH3 रिटेंशन जोन, और ये जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो गाइस, रिटेंशन जोन में बोथ NH3 और अमोनिया दोनों होंगे, और इसका जो शेप होगा वो होगा अप टू बाद में ओवल शेप में, ओवल शेप में होगा 3 से लेके 13 सेंटीमीटर तक। ये बात ठीक है, पहली बात ठीक है। सेकेंड, द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ अमोनिया एंड अमोनियम इंक्रीज इन द रेंज ऑफ 1000 to 3000 ppm, ये भी सही है। या आपको अगर डिटेल में पढ़ना है ना तो आप इसमें जो आपके पास जो फर्टिलिटी वाली बोल गए टिस्डल एंड नेल्सन, वो आप फॉलो कर सकते हो, उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है सारा चीज। द pH इंक्रीज अप टू 9 से 9.5 इन द विसिनिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या होगा गाइस? देखो, जो आपका अमोनिया है
अमोनिया जैसे ही आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, आपके पास जो अमोनिया है, जैसे ही जो अमोनिया है वो OH आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। OH आयन जैसे ही टूटेगा तो OH आयन आपको क्या पता है, pH इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ से pH इंक्रीज होएगा 9 से 9.5 तक। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ pKa वैल्यू ऑफ NH3, तो वो भी होती है 9.5। अब ये सर ये वैल्यू क्या है, देखो ये वैल्यू गाइस वो होती है, आपको मैं क्लीन करके वापस बता देता हूँ कि अगर समझो NH4 है, ये जब कन्वर्ट हो रहा है NH3 में या NH3 NH4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस पर्टिकुलर कंडीशन पे इसकी वैल्यू, किस pH पे ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, NH3 भी 50% होगा, NH4 भी 50% होगा, वो होता है pH 9.5 पे। अगर जैसे ही pH 9.5 से ज्यादा हुआ तो वो NH3 की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ही NH 9.5 से कम हुआ तो NH4 की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। दैट इज नोन एज pKa वैल्यू 9.5 होती है NH3 की, अमोनिया की, ठीक है। तो आपका तीसरा पॉइंट भी ठीक है। चौथा है कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज अप टू टॉक्सिक लेवल्स 100 से 300 ppm। सर आपने तो भी पिछली 2-3 स्लाइड में कहा कि नेचर ने ऐसा बैलेंस किया है कि वो NO2 टॉक्सिक लेवल तक जाता ही नहीं है, वो तो NO3 बना देता है तुरंत, क्योंकि वहां तो नाइट्रोबैक्टर काम करता है। भाई मैंने नेचुरल प्रोसेस की बात करी थी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो इंजेक्शन दे रहे हो। नेचुरल में तो चीजें पहले भी कंट्रोल थी, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक जाएगा ना। अगर NH3 आपने इंजेक्ट किया, दैट मींस आर्टिफिशियली आपने उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब जो वहां का नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोना है, जो फ्लोरा है, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उतना जितना नाइट्रो बैक्टर कर पा रहा था इनिशियली। अब आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना भाई, अगर आपने इतना ज्यादा दे दिया इस लेवल पे, 1000 से 3000 ppm तक दे दिया, तो थोड़ा टाइम लगाएगा ना। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में 100 से 300 ppm तो फिर भी टॉक्सिक रह जाएगा, और रह जाएगा तो टाइम लगेगा, तब तक तो टॉक्सिक काम खत्म कर देगा। तो ABCD चारों के चारों इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव सर पहले करते मैं हैं। इस क्वेश्चन के लिए ईमानदारी से पूछूंगा, हाँ सर, आप इस क्वेश्चन को क्या लेवल देना चाहेंगे, लो मीडियम या हार्ड? ये हार्ड क्वेश्चन है। ये सोल्व करने का क्वेश्चन था क्या? ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के होते हैं क्या, आप ईमानदारी से बताओ। अगर अगर मैं बोलूं कि मैं JRF के लेवल का अगर हाँ। पेपर दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन अनटिल अनलेस आप सोल्व 95% नहीं कर सकते जब तक आपने टिस्डल एंड नेल्सन पढ़ी नहीं हो। टिस्डल अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा ना सर कि इस क्वेश्चन को देख के मैं टिस्डल एंड नेल्सन पढ़ लूं, तो वो भी गलत सोच तो है। वो भी बेवकूफी है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के देख के आप एक बुक का डिसीजन नहीं ले सकते गाइस। ऐसे क्वेश्चन सही बोला सर ने कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, और वो सर ने तभी सोचा जिस लेवल से आप लोग सोच रहे हो। तो दैट इज वेरी ट्रू कि आप लोग जब मुझे तक नहीं लगता सर कि ये अगर सोइल के JRF के पेपर में आता तो भी आसान। 95% लोग नहीं कर पाते, दैट सच इज में तो ट्रू। यही है, क्योंकि हाँ। डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठा के रख दिया, मतलब अगले ने कुछ नहीं किया कि मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट हाँ, करेक्ट और रख दिए इस- और बस लाइन उठा के डायरेक्ट रखी है। हाँ, फिर डायरेक्ट से, उठा और के कुछ रखिए। हाँ। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है ना सर, कितना हाँ, भी पढ़ ले, कितना कितना भी नहीं पढ़ याद रख लेते, सकता, हाँ, 3 से बहुत- 13 हाँ, ये इतना डेटा देते हैं तो डेटा, बहुत हर गलती चीज में है। डेटा, हाँ, तो चारों क्वेश्चन में डेटा, हाँ, चारों इसीलिए हाँ, तो ये चीज ऐसे क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। इस क्वेश्चन के पीछे मत जाए, अगर आपने पढ़ा है तभी आएगा। अब तो आपने पढ़ लिया, अगर रिपीट होगा, क्योंकि ICR में ये भी तो है, हाँ। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगर रिपीट हो गया, किसी ने गलत कर दिया, सर ने बता दिया कि सर आपने करवाया था और वो गलत कर दिया बच्चे ने, फिर तो सर फोन नंबर लेके एड्रेस बताना पड़ेगा आपको। मैं ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सर सोइल साइंस का क्वेश्चन है। ये जो अपन आप पूछ रहे थे, जिप्सम कैन बी यूज्ड टू मैनेज सब सोइल एसिडिटी। अब देखो, जिप्सम हम एसिडिटी को रिक्लेम करने के लिए यूज नहीं करते हैं। रीजन बीइंग कि एसिडिटी होती है ज्यादातर H+ आयन से, और H+ आयंस को जिप्सम नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो जो आपके पास एसिडिटी है वो अपन करते हैं लाइम से, जो CaCO3 है उससे अपन रिक्लेम करते हैं, ठीक है, पहली बात। तो कैन बी यूज टू मैनेज सब सोइल एसिडिटी, हाँ सब सोइल कर सकते हैं, क्योंकि सब सोइल में जो एसिडिटी होती है मेनली Al3+ की वजह से होती है। अब ये कैसे करता है मैं समझाता हूं। आपके पास फॉर्मूला है जिप्सम का CaSO4.2H2O, हाँ कि ना। अब जैसे ये सोइल में जाएगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो टूटेगा। टूटना अच्छी बात है, अगर आप भी कभी टूटे हो तो वो भी अच्छी बात है गाइस, क्योंकि टूटने से नई चीज बनती है। CaSO4 SO4 2- आप टूट गए, अच्छा काम हो गया। अब क्या होगा कि ये जो Ca है, ये क्या है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आपने बोला कि जैसे टूटा वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आपके पास एल्यूमिनियम पहले से प्रेजेंट था, जो कि एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे है, और वो एसिडिटी कॉज कर रहा है। तो अब क्या करेगा, ये दोनों क्या है, केटाइन है, तो केटाइन एक दूसरे से क्या होगा, Ca चला जाएगा एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे,
और जो आपका एल्यूमिनियम है वो चला जाएगा किधर, सॉल्यूशन बेस पे। तो सॉल्यूशन पे चला गया, दैट मींस वो सॉल्युबल है। तो जब एल्यूमिनियम सॉल्यूशन पे चला गया, देखो मैं हटा रहा हूं, देख लिया होगा आपने। अब जैसे ही आपने देख लिया वैसे ही आप ये समझ लो कि भैया ये जो एल्यूमिनियम है वो किसके साथ फालतू पड़ा था ना, SO4। वो बोला कि तू फालतू क्यों पड़ा है, मेरे पास आ जा, मैं तेरे को कहीं शेयर पे लेके चलता हूं। और शेयर पे लेके वो कहां चला गया, AlSO4, और वो लेके चला गया ग्राउंड वाटर में या नीचे चला लेके चला गया और गायब हो गया। क्योंकि ये सोल्यूबल है, और सोल्यूबल है तो इसकी लीचिंग हो जाएगी, तब भी तो सब सोइल एसिडिटी को रिक्लेम कर रहा है गाइस। और वो कहीं घुमाने के चक्कर में उसको कर दिया बर्बाद, और वो एल्यूमिनियम चला गया नीचे। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू। अब अपन रीजन देखते हैं, पहला स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, फिर उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो आपका SO4 है वो रिलीज करेगा जिप्सम से, वो इंक्रीज कर देगा कैल्शियम के लेवल्स को। हाँ बिल्कुल, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज किया, जो एल्यूमिनियम के साथ एक्सचेंज करेगा और इन सॉइल सॉल्यूशन एज वेल एज एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे। तो वही जो मैंने आपको अभी तक समझाया वही उसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन आपको सही, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। ये भी सॉइल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है। 5 स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज हाई एज लार्जर पोर्स कैन होल्ड मोर वाटर। अच्छा, ये तो मामा बना रहा है। मामा क्या बना रहा है भैया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की हाई कैसे हो गई, क्योंकि जो लार्ज पोर्स है सैंडी सॉइल की हाई नहीं होगी, क्ले सॉइल की हाई होगी। क्यों, क्योंकि लार्ज पोर्स वाटर होल्ड नहीं करते हैं, ये तो वाटर कंडक्टिंग पोर्स हैं, वाटर होल्डिंग पोर्स नहीं है। और इसीलिए जो लार्जर पोर्स है अपन उनको क्या बोलते हैं, आपके पास नॉन कैपिलरी पोर्स बोलते हैं। इनके साथ साइज क्या होती है, मैक्रोपोर्स? हाँ वही बता रहा हूं, नॉन कैपिलरी पोर्स। और जो आपके माइक्रोपोर्स हैं उनकी होती है साइज 0.06 mm से अगर नीचे हैं तो वो है माइक्रोपोर्स, अगर 0.06 mm से ऊपर है तो वो है मैक्रोपोर्स। अब अगर पोर बड़ा है तो वाटर को कंडक्ट करेगा ना कि होल्ड करेगा। तो पहले इसने मामा बनाया तो इसको कर दो क्रॉस। सेकंड है सिल्टी सॉइल है मीडियम टू हाई वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी। ठीक है भैया, ये बात तो ठीक कह रहा है कि सिल्टी सॉइल की मीडियम टू हाई होती है, क्योंकि इसमें लार्जर भी होते हैं और मैक्रोपोर्स भी होते हैं, मैक्रोपोर्स दोनों होते हैं। क्ले सॉइल हैव स्मॉल साइज पोर्स, सही बात कह रहा है, स्मॉल साइज पोर्स, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दस हैव लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फिर से मामू बनाया, पागल थोड़ी बैठे हमारे एस्पिरेंट्स। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी ना, स्मॉल साइज पोर्स मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, माइक्रोपोर ज्यादा, कैपिलरी पोर ज्यादा, वाटर रिटेंशन ज्यादा, और तभी तो ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है उसमें, एरिएशन प्रॉब्लम होती है उसमें, और यही तो रीजन है। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका सही, नहीं गलत हो गया क्योंकि यहां इधर मामू बनाया अपने को। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्ले सॉइल हैज पुअर एरिएशन, बिल्कुल सही बात बोली, एंड पुअर ड्रेनेज, सही बात बोली, इस बार सही बोला भाई। तो मामू नहीं बनाया तो इसको देते थे अपन पूरे मार्क। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन टेक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ठीक बात कह रहा है। तो आपके पास ऑप्शन बी डी ई, बोलो बी डी ई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको कवर हो गया होगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपके पास एग्रोनॉमी से कोई क्वेश्चन है तो रोहित सर ओवर टू यू। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारे इरिगेशन मेथड होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे 2 प्रकार के इरिगेशन मेथड हम बोल सकते हैं, या तो हम सरफेस इरिगेशन मेथड यूज में लेते हैं या फिर माइक्रो इरिगेशन मेथड, जो कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। जो सरफेस इरिगेशन मेथड होता है उसके अंदर ही फरो और हमारा जो बॉर्डर इरिगेशन है उससे यहाँ पे क्वेश्चन है। हम फरो इरिगेशन में क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी जो हमारी फरो, और जो हम बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है, ये क्या होगी हमारी, ये यहाँ पे जो है रेजिंग बेड बोल सकते हैं हम इसको, राइजिंग बेड बोल सकते हैं, और ये हमारी होगी यहाँ पे फरो। तो ये इसमें हम इरिगेशन करते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी हम फरो बनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा बॉर्डर इरिगेशन है उसमें छोटे छोटे जो है बड़े बड़े जो है हमारे बड़े बड़े प्लॉट बनाए जाते हैं, और उसके अंदर जो है हमारे बॉर्डर बना दिए जाते हैं, ठीक है, बॉर्डर बना दिए जाते हैं। तो जो हमारी जिनकी स्पेसिंग कम होती है, जिन क्रॉप्स की स्पेसिंग कम होती है, मोस्टली उनके अंदर हम बॉर्डर इरिगेशन यूज में लेते हैं। और जिनके बीच में आपस में स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब वाइड स्पेस जो क्रॉप्स होती है, उनके लिए हम फरो इरिगेशन यूज में लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इन फरो इरिगेशन मेथड शॉर्ट नियर हॉरिजॉन्टल फरो कैन बी यूज्ड ऑन फ्लैट लैंड। चलो ठीक है भाई, शॉर्ट यूज में ले ले। नियर फ्लैट लैंड विद ए मैक्सिमम स्लोप ऑफ 2%।
क्या हम 2% की स्लोप हम रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम फरो इरिगेशन यूज में रख ले रहे हैं, अगर काम में ले रहे हैं, तो मैक्सिमम हम 0.0 हम बोल सकते हैं, लास्ट 0.5%, 0.5% हम स्लोप रख सकते हैं। 0.5% से ज्यादा स्लोप नहीं रख सकते। जो फरो इरिगेशन है उसके अंदर केवल हम 0.5% लास्ट हम स्लोप रख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। भाई ने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे जो 2% था, जो 0.5% था, उसकी जगह 2% क्वेश्चन में लिख दिया। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा गलत। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ऑन स्टीप स्लोपिंग, स्टीप स्लोपिंग का मतलब है जहां पे हमारा स्लोप ज्यादा होता है, जो हम बोल सकते हैं स्टीप स्लोपिंग। कंटूर, हम बिल्कुल, हाँ, कंटूर जो हमारे फरो है वहां पे फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कैन बी यूज अप टू मैक्सिमम स्लोप 6%। यहाँ पे भी इन्होंने डेटा चेंज कर दिया बेटा, यहाँ पे भी क्या कर दिया? डेटा चेंज कर दिया। अगर कंटूर, अगर फरो हम फॉर्मेशन करेंगे तो वो भी लास्ट हम 3% स्लोप तक कर सकते हैं, 6% तक नहीं कर सकते, लास्ट 3% तक कर सकते हैं। अगर कंटूर पे भी हम अगर क्या कर रहे हैं, अगर फरो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो लास्ट 3% तक हम कर सकते हैं, 6% तक नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल गलत हो गया कि सर सारा ही इनकरेक्ट देगा क्या? नहीं। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। यहाँ पे ए मिनिमम 0.05% स्लोप इज रिकमेंडेड टू असिस्ट ड्रेनेज इन ए फरो सिस्टम। देखो, जो हमारा फरो सिस्टम होता है उसके अंदर कितना स्लोप होना चाहिए ताकि जो हमारा वाटर है, अगर एक्स्ट्रा वाटर हम अप्लाई कर दे तो वो वाटर निकल के चला जाए, वहां पे स्टेगनेट ना हो। अगर वो स्टेगनेट हो जाएगा, वहां पे अगर जमा हो जाएगा, तो होगा क्या? एनारोबिक कंडीशन बनेगी। तो इसके लिए जब भी हम फरो बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि मिनिमम 0.05% स्लोप तो रखनी है, 0.05% हमें स्लोप तो रखनी ही रखनी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हमारा सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा डी स्टेटमेंट की। बॉर्डर इरिगेशन कैन बी यूज्ड ऑन स्लोपिंग लैंड। बिल्कुल, अप टू 2% स्लोप ऑन ए सैंडी सोइल। अगर हम सैंडी सोइल की बात करते हैं तो 2% जो हम स्लोप है वहां तक हम बॉर्डर इरिगेशन को यूज में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। क्योंकि जो सैंडी सोइल है, अगर हम उसमें स्लोप ज्यादा भी रखेंगे, क्योंकि सैंडी सोइल के अंदर जैसा अभी सुधीर सर ने बताया कि जो हमारे लार्ज जो पोर्स होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो इजीली हमारा वाटर इनसाइड चला, मतलब अंदर चला जाता है। तो 2% स्लोप तक भी हम क्या है, इजीली वहां पे यूज में ले सकते हैं। बट अगर बॉर्डर इरिगेशन को हम कहाँ पे यूज में ले रहे हैं, अगर क्ले सोइल में यूज में ले रहे हैं, तो वहां पे हमें 2% से भी कम स्लोप रखना होगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट क्या होगा हमारा, ज्यादा तेज होगा किसके अंदर? क्ले सोइल के अंदर। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है डीबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट ई की। बॉर्डर इरिगेशन कैन बी यूज्ड ऑन स्लोपिंग लैंड अप टू 3% स्लोप ऑन क्ले सोइल। नहीं, क्ले सोइल के अंदर मैंने अभी क्या बताया, क्ले सोइल में तो हम स्लोप कम रखेंगे, मैं तो कम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे तो 3% लिख दिया। तो ये भी हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत होगा। ओनली सी और डी जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको इसमें स्लोप में वगैरह में इनमें बहुत डाउट होता है कि मतलब कौन सी जो हमारी कंडीशन के अंदर कितना % स्लोप रखते हैं या कुछ भी इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। हम जितने भी इरिगेशन मेथड है उनके लिए हम वन शॉट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है बहुत, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग टर्म भी आते हैं। तो गुरुजी आइए, बिल्कुल आपका सवाल है, सुधीर सर का सवाल है यहाँ पे स्क्रीन पे। फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट लिक्विड अमोनिया इज रिएक्ट विद मिनरल एसिड। ये तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है सर। सिंपल सवाल है कि डीएपी के लिए आपको जो आपका देखो, डीएपी मतलब फास्फोरस, और फास्फोरस आया फर्टिलाइजर, तो आपको दो तीन फर्टिलाइजर्स का पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कितना इंडिया में प्रोड्यूस होता है, कितना इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, कितना बाहर से आता है। तो गाइस एक साथ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स है ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितना होता है, और ये है कि आपके पास इंपोर्ट कितना होता है। ठीक है, अब इंडिया में 70% आपके पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इंपोर्ट कितना हो रहा है? 30%। तो हम क्यों रोते हैं बार बार कि यूरिया हमारा बर्डन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट इसलिए रोती है कि जो 30% अपन मंगवा रहे हैं ना, ये इस 70% की कोस्ट से बहुत ज्यादा है। हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है इसको मंगवाने में। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट कुछ कुछ प्रमोट कर रही है प्रोडक्ट्स को। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फास्फोरस नेक्स्ट प्रोडक्ट है, फास्फोरस नेक्स्ट फर्टिलाइजर है जिसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ 10% प्रोडक्शन होता है,
और 90% इम्पोर्ट कराया जाता है। अब इम्पोर्ट कराया जाता है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा फॉस्फोरस के रिजर्व है मोरक्को के पास, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के पास कहाँ है? इंडिया के पास जो आपकी रॉक फॉस्फेट है राजस्थान में, रॉक फॉस्फेट जो लो ग्रेड रॉक फॉस्फेट है, वो सोर्सेज यूज होते हैं। पोटेशियम का जो फर्टिलाइजर है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है 00% और इंपोर्ट होता है 100%। और तभी आप देखते हैं कि पोटेशियम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज नहीं भी करते हैं किसान, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा भी जाती है। और एनपीके यूज अगर आप तीनों यूज करते हो तो ये होगी इसका बेसिक्स। अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डीएपी, डीएपी का कमर्शियल प्रोडक्शन, ओके। उससे पहले एक और क्वेश्चन याद आ गया। पहला कमर्शियल प्रोडक्शन कोई भी फर्टिलाइजर का कौन से फर्टिलाइजर का था? वो था एसएसपी का। एसएसपी फर्टिलाइजर कब हुआ? 1906 में। कहा? रानीपेट। कहा? चेन्नई के पास में रानीपेट नाम की जगह पे पहला कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ एसएसपी का। अब उसके बाद में कौन सा फर्टिलाइजर का कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ? 1933 में अमोनियम सल्फेट का। जब कोल इंडस्ट्री जब कोल को अपन जलाते हैं तो आपके पास NH3 निकलती है, तो वहां से आपके पास अमोनियम सल्फेट का आपके पास फर्टिलाइजर बनाया गया। और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स बाद में बनाए गए जो डीएपी 1959 के आसपास इनको बनाया गया। और डीएपी ये पूछा जा रहा है कि कमर्शियली कौन से मिनरल एसिड के साथ होता है, तो वो होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। अगर आप बोलोगे कि रॉक फॉस्फेट है, जो एपेटाइट है, ये मैं क्लीन कर रहा हूँ उसको, जो आपका एपेटाइट है जिसमें फॉस्फोरस का सोर्स होता है, तो एपेटाइट वो अगर H2SO4 के साथ मिलता है तो अपन बोलते हैं उसमें SSP। अगर वही एपेटाइट H3PO4 के साथ मिलता है तो अपन बोलते हैं TSP। ठीक है, SSP में होता है 16% P25, TSP में होता है 48% P25 और DSP में होता है 16, 32 और 48। और उसके बाद में आपके पास DAP आ गया। तो DAP जब आपके पास NH3 प्लस H3PO4 अगर मिलता है तो वो बनाएगा डाई अमोनियम फॉस्फेट, NH4 का डाई, फिर HPO4। इसका रेशियो आपको पता है 18:46:0 NPK हो गया। और यही इसके यहाँ से मोनो अमोनियम फॉस्फेट कैसे बनेगा सर? मोनो अमोनियम फॉस्फेट आपके पास अगर है MAP का सर मेरे को एग्जैक्टली केमिकल फॉर्मूला याद नहीं है शायद इसी को एक बार और रिएक्ट करवाते हैं आई थिंक, तो शायद वापस से फॉस्फोरिक मोनो एसिड अमोनियम के साथ। फॉस्फेट में ये क्वेश्चन आता है सर कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा उसमें जिप्सम भी यूज होता है, 60% जिप्सम होता है MAP में, तो वो वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिकली है इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट, जिसमें आपके पास H3PO4 NH3 के साथ रिएक्ट होता है और वो बनाता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है गाइस, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस। ये आज का सर मुझे लगता है कि आज इतने ही क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि लगभग टाइम हो गया 1 घंटा 17 मिनट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन, जो अपन ने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। बस आपको ये बताना है कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं जो लो वाटर सोल्युबिलिटी के हैं, तो वो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन अंडरगो होती है। तो उनमें से कौन कौन से हैं जो कि आपके पास स्लो रिलीज आपके पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, PPDA, यूरिया जेड या CD। आपको ये बताना है ऑप्शंस में कौन सा। ये वाला तो बता दो सर, आप बता दो ये सर इसका कॉन्सेप्ट अपन समझा चुके हैं। इसको आप यही आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन किसका है ये आंसर। आपको क्या लगता है कि यूरिया जेड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड? और अगर आपको ज्यादा डिटेल में बताना है तो इनका जो आपका क्या कहते हैं एक दूसरे कैसा बनता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है, यूरिया प्लस क्या मिलके बनता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो रोहित सर टारगेट किया था वापस इसके अलावा मैं एक और चीज बताऊंगा कि यहाँ से जो है ना, आप ये जरूर जाके पढ़ लेना बेटा। आज मैं एक चीज बताऊंगा आपको। एक तो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स को रट के याद कर ले। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? गोटके पीजा। एक यूरियाज इनहिबिटर कौन कौन से हैं? गोटके पीजा। और एक जो ये स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है तेरे गोटके पीजा। क्यों? क्योंकि जीआरएफ एग्रोनॉमी के सिलेबस में तो डायरेक्टली मेंशन है ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, डायरेक्टली मेंशन है सर। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली मेंशन है, इसीलिए इतने इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर देखता है डायरेक्टली वहां पे सिलेबस में लिखा हुआ है। फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर से, यूरियाज इनहिबिटर से और नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर से जरूर आएगा। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जरूर इंपॉर्टेंस है ना। देखो आज इंडिया में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है चीजों, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि क्या बेटर हो सकता है। देखो एक तो केमिकल कंटामिनेशन बढ़ रहा है, जो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज हो रहा है, यूट्रोफिकेशन बढ़ रहा है,
उसके बाद में हमारा पैसा जा रहा है, उसके बाद में कितना कुछ डिजीजेस फैल रही है, ये सब बिल्कुल। कुछ हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, हर चीज का सॉल्यूशन है। पर तो वो जो किसान के पास जाता है ना, तो वो कहते हैं मैंने मोटा दानाड़ो कुंचा है, मन यूरिया मिया दानाड़ो चाहे, तो भी वो कहीं करा अरे ये मियाँ सर दानानो चाहिए, लेकिन मन आ समझानी पड़ी ना कि मियाँ दानानो छोको है, मोटा दानानो तो छोको, थे थाने तो आप पीसा। समझा के देख लो ना। सर अभी अभी क्या हुआ, मैं रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। अभी जैसे फार्मर मीटिंग थी, हमने देखा हमारे गांव के किसानों ने वो बोल रहे थे कि भाई आप मिट्टी में जितनी चीज अच्छी डालोगे उतनी अच्छी चीज निकलेगी, आप फर्टिलाइजर डाला करो, यूरिया डाला करो। उतने में तो 2-3 किसान खड़े हो गए कि ये क्या बता रहे हो आप, ये चलो 2 किलो अगर अनाज ज्यादा भी हो गया, आप लोगों का सॉरी सर, ये ले गए यहाँ। फिर क्या यार। कोई नहीं, ये आवाज आ रही होगी, आपके पास ही तो खड़ा था सर। पर तो पहले तो नहीं थे ना, मतलब वो समझाए तो ऑल राइट, देख लेते हैं उसमें अगर बच्चों का कमेंट आएगा ठीक है तो। ठीक है, कोई नहीं, अब करते हैं मेरे। हाँ, तो उस आप बता दो। तो मतलब यूरिया का जो परसेप्शन बना हुआ है लोगों के सामने, वो बहुत ही ऐसा है कि ये तो सिर्फ मारता ही है, बट आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की खराब होती है, चाहे वो आप फोन देख रहे हो, चाहे पानी पी रहे हो, कुछ भी अति है वो खराब है, और यूरिया की तो अति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अब ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन से नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, या अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो पहली स्लाइड होगी उसमें एसआरएफ, सीआरएफ, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, आपके पास यूरियस इनहिबिटर और ये सारे सल्फर कोटेड, नीम कोटेड, इनकी सबकी पहली स्लाइड रख देंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इसी के साथ सर इस वीडियो को एंड करते हैं। बिल्कुल। और अगर लास्ट में किसी को थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम होगी तो आई होप कि नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल वी तो समझ लेना क्या बोला होगा सुधीर समझ सर ने लेना। थैंक यू सो मच। भावनाओं से।